नमस्कार मित्रों, लेवलिन जोशी एस्ट्रो चैनल में आपका स्वागत कर रहा हूं। दैनिक जीवन के अंदर ज्योतिष की व्यवहारिक उपयोगिता क्या है, इस बारे में थोड़ी सी अपन राय और सलाह मशवरा कर सकते हैं। ज्योतिष के वीडियो हम सभी लोग देखते हैं, आप भी देखते हो। देखिए, एक बात होती है कि जहाँ तक बात है कि अगर कोई रोगी अगर बीमार पड़ गया गांव में, शहर में, तो उसका इलाज कौन करेगा? उसका गांव का वैद्य करेगा या तो गांव का ही लोकल डॉक्टर करेगा। उस समय आप कोई एम्स में नहीं जाएंगे, ठीक है कि नहीं? तो ज्योतिष की व्यवहारिक उपयोगिता में आपके लिए कुछ मैं टिप्स दे रहा हूँ कि आप ध्यान से सुनिए। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो बात है कि आपको अपने जन्म की एक्चुअल राशि जो है ना, वो मालूम होनी चाहिए। एक्चुअल राशि का मेरा मतलब है कि एट द टाइम ऑफ बर्थ व्हाट वाज द पोजीशन ऑफ मून, वो आपकी एक्चुअल राशि होगी। जन्म के समय में मान लो चंद्रमा कुंभ राशि में चल रहा है या मीन राशि में चल रहा है या तुला राशि में चल रहा है, वो आपकी एक्चुअल राशि होगी। जीवन के सारे काम, शादी, विवाह, यात्रा, गृह प्रवेश, मांगलिक कार्य, इन सब के लिए आपको जन्म की वास्तविक राशि देखनी है। वास्तविक राशि का मतलब है कि अगर मान लो किसी का नाम मान लो सुशील कुमार है, तो यह उसका बोलता नाम हो गया। आजकल तो ट्रेंड चल गया है कि जन्म राशि के आधार पर ही नाम निकालते हैं। लेकिन मान लो जिस समय उसका जन्म हुआ सुशील कुमार का, उस समय मान लो चंद्रमा तुला राशि में चल रहा था, जिसका मालिक शुक्र होता है, तो उसकी ओरिजिनल जो राशि होगी वो तुला राशि होगी। पहली बात तो ये समझो आप। अगर मान लो किसी व्यक्ति के जन्म के समय चंद्रमा कुंभ राशि में है या चंद्रमा वृष राशि में है, तो उसकी जन्म की राशि वृष राशि मानी जाएगी। अब इनके अलग अलग अक्षर होते हैं जो जिस समय पंडित लोग आते हैं नामकरण कराने, वो आपको बताते हैं। जैसे तुला राशि वाले का नाम राव री पर निकलता है, ता ते ती पर निकलता है। वृष राशि वाले का नाम आ पर निकलता है, व पर निकलता है, वो अलग मैटर है। अब मान लो आपको जन्म राशि मालूम नहीं है, वास्तविक राशि तो मालूम नहीं है कि गुरुजी हमारा तो क्या है, वास्तविक जन्म का स्थान का समय मालूम नहीं है, तो हम कैसे करें? तो उस समय का तरीका मुश्किल है, तब आपका ये ज्योतिष है वो कोई भी काम नहीं देगी। मैं आपको क्लियर बताता हूँ। ज्योतिष तभी काम देती है जब आपका ओरिजिनल जन्म राशि का चंद्रमा कम से कम मालूम हो। चाहे आपका समय न भी मालूम हो तो चलेगा। अब आपको इतनी बात समझ में आई है, तो आगे सुनिए कि ओरिजिनल राशि के मान लो जिसे चंद्रमा आपका मान लो कुंभ राशि में है, तो अब यहां से आप देखिए कौन सा दिन आपके लिए शुभ रहेगा। तो जो राशि आपकी जन्म की है उससे चौथा, आठवां और 12वां चंद्रमा होता है, वह आपके लिए शुभदायक नहीं होगा, यह समझ लीजिए। चौथा, आठवां, 12वां से मतलब यह है कि जैसे कुंभ राशि है तो कुंभ, मीन, मेष और वृक, तो वृक अर्घ्य चंद्रमा जिस दिन चलेगा वो, या फिर कुंभ, मीन, मेष, वृक, मिथुन, कर्क और सिंह और कन्या राशि का चंद्रमा चलेगा, या फिर 12वां चंद्रमा मकर राशि का चलेगा, उस दिन आपको कोई भी शुभ कार्य के लिए शुरुआत नहीं करनी चाहिए। ये एक जनरल व्यू है, आपको देखना है। अब आप पूछेंगे कि कौन सा महीना हमारे लिए बढ़िया रहेगा, तो इसका एक मोटा सा नियम है कि जन्म राशि से सूर्य भी चौथा, आठवां, 12वां नहीं होना चाहिए। जैसे आपकी जन्म राशि कुंभ है, तो जो राशि मैंने बताई ना, वृष राशि है, कन्या राशि है, मकर राशि है, इनमें सूर्य की पोजीशन नहीं आनी चाहिए। सूर्य एक महीने के अंदर एक राशि पर रहता है, चंद्रमा एक महीने में 2.25 दिन रहता है। 2.25 दिन के बाद में अगली राशि में उसका ट्रांजिट कर जाता है। अब मान लो आप कहें कि हमारे लिए कौन सा साल बढ़िया रहेगा या कौन सा महीना बढ़िया रहेगा, उसका भी एक मोटा नियम है कि जिस महीने के अंदर आपके मंगल ग्रह और राहु और केतु और शनि, मंगल, राहु, केतु, शनि और सूर्य, जिनको हम पाप ग्रह कहते हैं, सूर्य को हम क्रूर ग्रह कहते हैं, लेकिन ये भी कई बार पाप फलदायी फल देता है। ये आपकी जन्म राशि से तीसरे, छठे और 11वें स्थान में चलने चाहिए।
कैसे चलने चाहिए सुनिए। मान लीजिए आपकी तुला राशि है, तो तुला राशि से तुला वृश्चिक धनु राशि के अंदर शनि जब चलेगा या राहु चलेगा या मंगल चलेगा, वो महीना या वो साल आपके लिए फलीभूत होगा, बढ़िया होगा। आप बेधड़क होकर के काम कर सकते हो। यानी जो पापाक्रांत, जो पाप ग्रह है, ये ग्रह जन्म राशि से तीसरे, छठे और 11वें स्थान पर तो बढ़िया होते हैं, और नेचुरल है कि चौथे, 8वें, 12वें स्थान पर तो कोई भी ग्रह फलदायी नहीं होता। अब रही बात बृहस्पति ग्रह की, तो जो बृहस्पति ग्रह है वो भी आपकी जन्म राशि से चौथा, 8वां, 12वां नहीं होना चाहिए। मान लीजिए आपकी मेष राशि है, तो मेष राशि के अंदर चौथा हुआ मेष, वृष, मिथुन, कर्क राशि में बृहस्पति चलेगा, वो साल आपके लिए शुभ फलदायी नहीं होगा। हालांकि कर्क राशि के अंदर बृहस्पति उच्च का होता है, अगर इमरजेंसी होती है तो आप उस काम को थोड़ा बहुत दान पुण्य करके कर सकते हैं, लेकिन चौथा, 8वां, 12वां की जो है विद्वान जनों ने प्रशंसा नहीं की है। जब आपकी जन्म राशि से बृहस्पति दूसरा, 5वां, 7वां और 9वें स्थान पर और 11वें स्थान पर चलेगा, वह साल पूरा का पूरा साल आपका बढ़िया जाएगा। बृहस्पति का मतलब ये है, साल का मतलब मेरा ये है कि जिस समय बृहस्पति की ट्रांजिट पंचांग के हिसाब से होती है, मान लो फरवरी के महीने में ट्रांजिट हो रही है, तो फरवरी 2025 से मार्च 2026 तक, यानी 13 महीने का बृहस्पति का पीरियड जो होता है वो एक राशि में ठहरता है। शनि एक राशि में 2.5 वर्ष ठहरता है, तो आपकी जन्म राशि से शनि चौथा, 8वां, 12वां होता है, उसी को हम शनि की अढ़ैया कहते हैं, शनि की अढ़ैया कहते हैं। जब आपकी, तो वो फलदायी नहीं होगा, उन दिनों में आपको संघर्ष झेलना ही पड़ेगा। ये बात दूसरी है कि अगर आपके कोई बहुत ही बढ़िया तरह की महादशा चल रही है, तो वो आपको शनि की 7.5 का असर कम हो जाता है। यहाँ पर कॉन्ट्रडिक्शंस आती है कि हमारी तो शनि की 7.5 के अंदर सारे काम जो है उनमें से काफ़ी काम अच्छे भी हुए हैं, इसका मतलब आपकी महादशा अंतरदशा का समय अच्छा चल रहा था। बाकी 13 महीने का पीरियड जो मैंने बताया बृहस्पति इन राशियों में, आपकी जन्म राशि से जैसे दूसरी राशि है, जैसे मान लो आपकी मेष राशि है, तो मेष से दूसरी राशि मेष, वृष, ऐसा गिनो। मान लो आपकी कर्क राशि है, तो कर्क से कर्क, सिंह, ये दूसरी राशि हो गई। कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, ये 5वीं राशि हो गई। कर्क राशि से 5वीं राशि कौन हुई? वृश्चिक राशि। ये समझ लेना आपको, ठीक है। यहाँ से आपकी बात समझ में आई। अब देखिए कि अगर मान लो आपके जो नक्षत्र है वो तो आपको तभी मालूम पड़ेगा जब आपका कुंडली बनी हुई होगी। आपका जन्म राशि 27 नक्षत्रों में आपका नक्षत्र कौन सा है? आपके नक्षत्र से 10वां नक्षत्र और 19वां नक्षत्र, उस समय जब ट्रांजिट के अंदर शनि चलेगा, वो 13 महीने का पीरियड, दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू, दैट विल नॉट बी बेनिफिशियल फॉर यू। उसे कहते हैं कंटक शनि। उस समय आपके रोग भी आ सकता है, कोई परेशानी आ सकती है, लेकिन बाय द वे उस समय बृहस्पति का गोचर फेवरेबल चल रहा है, देन यू नीड नॉट टू वरी एट ऑल, आपको कोई भी। अब कई लोग ये कहते हैं कि गुरुजी यात्रा करते हैं तो कैसे दिशाशूल वगैरह। सिंपल सा नियम है कि सोमवार और शनिवार को दिशाशूल रहता है पूर्व दिशा में, तो पूर्व दिशा में यात्रा नहीं कीजिए। मंगलवार बुधवार को उत्तर दिशा का दिशाशूल रहता है, उस दिन आप यात्रा नहीं कीजिए। बृहस्पतिवार को दक्षिण दिशा में दिशाशूल रहता है, उस दिन आप यात्रा वर्जित कर दीजिए। शुक्रवार रविवार को पश्चिम दिशा का दिशाशूल रहता है, उस दिन आप यात्रा वर्जित कर दीजिए। ये आपको दिशाशूल के सामान्य नियम, जब मैं आपको यात्रा प्रकरण के बारे में जानकारी दूंगा, देन आई विल टेल यू इन डिटेल, आपको मैं डिटेल बताऊंगा। अब कई लोग कहते हैं गुरुजी आपने चैनल का नाम लेवलिन जोशी एस्ट्रो कैसे रखा है? तो मैं आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ से आप देखिए कि ये जो एक बुक है, इस बुक का नाम देखिए लेवलिन्स न्यू, इसमें A to Z हॉरोस्कोप, इसमें क्या है, इसके नीचे लिखा है लेवलिन जॉर्ज। लेवलिन जॉर्ज आपको दिख रहा होगा। ये जो बुक है फॉरेन राइटर की है, और इस राइटर का जो नाम है लेवलिन जॉर्ज है। इस राइटर से मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ, इसी के नाम पर हमें अपने चैनल का नाम लेवलिन जोशी एस्ट्रो किया है, और इसलिए मैंने, ये बड़ी इफेक्टिव बुक है। जितनी मेहनत इस राइटर ने आज से कितने वर्ष पहले, इसका जो फर्स्ट एडिशन देखते हैं तो फर्स्ट एडिशन निकला है, और वो निकला है फर्स्ट एडिशन इसका कब निकला है? 1910 में निकला है। 1910 का एडिशन बहुत, यानी कितने वर्ष हो गए हैं, आज इसके 115 वर्ष हो गए हैं। ये बुक जो है मेरे एक मतलब बुजुर्ग साथी थे,
दामोदर लाल जी मुंदड़ा, उन्होंने मेरे को सजेस्ट की थी उस टाइम कि द वेरी इंपॉर्टेंट बुक एंड जोशी जी ट्राई टू रीड दैट एंड यू विल फाइंड बेस्ट रिजल्ट्स इन दैट। वह बात है। यहाँ से देखिए इस फॉरेन राइटर ने बहुत मेहनत की है, इसलिए इतनी मेहनत इंडियन राइटर्स ने कम की है। कुछ एक राइटर्स हैं जैसे कृष्णमूर्ति जी हैं या और हैं, कभी उनकी चर्चा करेंगे। आपने मेरे चैनल को ध्यान से सुना, मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मेरे सब्सक्राइबर आप जो कर रहे हो उसके लिए आप बहुत ही यू आर डूइंग द प्रेज वर्दी डीड, बहुत ही बढ़िया काम कर रहे हो। और दैनिक जीवन में व्यवहारिकता की जो बात है वो मैं करता रहूँगा। धन्यवाद।